Hello everybody, my name is Mukesh and welcome back to my YouTube channel। और आज हम पढ़ने वाले हैं विलियम शेक्सपियर का मकबत। मकबत जो है वो विलियम शेक्सपियर की 4 महानतम ट्रेजेडीज़ में से एक है। इन 4 महान ट्रेजेडीज़ का अगर आपको क्रम याद रखना हो तो एक बहुत ही आसान से ट्रिक है हुक्म। जैसे हम बोलते हैं हुक्म, तो हुक्म की जगह हुक्म बोलना है आपको। H फॉर हेमलेट, O फॉर ओथेलो, K फॉर किंग लियर और M फॉर मकबत। यानी कि मकबत जो है वो शेक्सपियर की 4 महानतम ट्रेजेडीज में से सबसे अंतिम थी, है ना। आप इस बात को याद रखना। इसके अलावा जो आपको बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि मकबत को हम ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन कहते हैं ना। ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इट वॉज बिकॉज ऑफ द एम्बिशन ऑफ मकबत ये सब ट्रेजेडी हुई, है ना। अगर वो इतना एम्बिशियस नहीं होता तो ये ट्रेजेडी नहीं होती। सो इट इज़ कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन। ओके, जितनी भी डिटेल्स हैं पब्लिकेशन के बारे में और राइटिंग के बारे में, कब लिखी गई, ये सब डिटेल्स मैं टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर रहा हूँ, आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन हम उस तरह से नहीं पढ़ पाएंगे, आप जानते हैं बहुत बड़ा प्ले है, तो हम इसको पूरे को सामने से निकालते हुए पूरी टेक्स्ट को और इसकी हिंदी करते जाएंगे। तो हियर वी गो। एक्ट 1 सीन 1 एक निर्जन स्थान है और बादलों की गड़गड़ाहट के बीच बिजली चमकती है और 3 विचेस जो है वो प्रवेश करती हैं। चुड़ैल बोल सकते हैं आप, डायन बोल सकते हैं, जो आप बोलना चाहे, वो प्रवेश करती हैं। पहली विच जो बोलती है कि ऐसे समय में जब गड़गड़ाहट करते हुए बादल फट रहे हों और पानी बरस रहा हो तो हम कब मिलेंगे। मतलब कब मिलेंगे हम लोग, तूफान में मिलेंगे या बिजली में मिलेंगे या बरसात में मिलेंगे। जब हर्ली बर्ली माने छोटे मोटे युद्ध को बोलते हैं वैसे यहाँ पर, लेकिन वॉर बैटल के लिए यूज़ किया गया। तब जब ये बैटल हो जाएगा, जब ये बैटल हार या जीत लिया जाएगा। तो तीसरी विच बोलती है कि ये तो आज के सूर्यास्त से पहले हो जाएगा। पहली विच फिर पूछती है स्थान कौन सा होगा। सेकंड विच बोलती है कि हम उस निर्जन स्थान पर मिलेंगे। हीथ बोलते हैं ऐसा स्थान जहाँ पर बंजर सा हो, जहाँ पर छोटी मोटी सूखी झाड़ियाँ उगी हुई है ना। थर्ड विच बोलती है कि वहाँ पर हम मकबत से मिलेंगे। फर्स्ट विच बोलती है आई कम ग्रैमेल्किन कैट के लिए यूज़ किया गया, क्योंकि ये विचेस जो होती थी वो इस तरह के जानवरों को अपने पास रखती थी। ऐसा कहते हैं कि इस तरह के जानवरों को रखने से उनकी पावर बढ़ती है। तो ग्रैमेल्किन इज़ द नेम ऑफ अ कैट। पेडोक इज़ द नेम ऑफ टोड, है ना, एक मेंढक का नाम है। और थर्ड विच बोलती है कि अनून माने अभी आई में। और सब तीनों मिलकर बोलती हैं कि फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर। इसमें मैं थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ क्योंकि ये थीम है एक्चुअली, ये पूरे नाटक की थीम है ये, कि जो अच्छा दिखता है वो बुरा हो सकता है और जो बुरा दिखता है वो अच्छा हो सकता है। ये तो इसकी हिंदी हो गई। बट अपने प्ले में क्या मतलब है इसका? प्ले में मतलब ये है कि चीज़ों के आउटर अपीयरेंस पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, बिकॉज जो चीज़ अच्छी दिखती है वो बुरी हो सकती है, जो चीज़ जैसी दिखती है वो वैसी नहीं होती है, याद रखना, है ना। तो मकबत पे ये चीज़ लागू होती है पूरी तरह से। कई बार आयरनी भी आएगी, जिस तरह से वो चीज़ों को समझ रहा होता है उस तरह से चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये एक प्ले की थीम लाइन बोल सकते हो आप चाहो तो, है ना, ये ध्यान रखना इसमें। फिर वो बोलती हैं कि चलो हम लोग कोहरे और धुंध भरी हवा में होकर उड़ के चले, और वो वहाँ से चले जाते हैं। चलिए एक्ट 1 सीन 2 पे आ गए हम। फॉरेस्ट जो है उसके करीब एक कैंप लगा रखा है इन्होंने, डंकन ने, और उस कैंप के अंदर का सीन है ये। और अलार्म विदिन मतलब अंदर जो है ध्वनि बजती है, जो तुरही होती है ना, जो युद्ध में बजती है वो। और सम्राट डंकन, मैल्कम, डोनाल्ड बेन, लेनॉक्स जो हैं अपने साथियों के साथ या अपने अनुचरों के साथ प्रवेश करते हैं और वहाँ पर खून से भीगा हुआ एक सार्जेंट भी आता है। डंकन बोलता है कि ये कौन है जो इस तरह खून से भीगा हुआ है, और इसकी पिटीफुल कंडीशन से ऐसा लग रहा है कि अभी ये बैटलफील्ड से लौटा है। और हम जो रेबल्स हैं उनके बारे में, उनकी नवीनतम परिस्थिति के बारे में, उनकी जो करंट स्थिति है उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। डंकन बोलता है ऐसा। मैल्कम बोलता है कि ये तो वही सार्जेंट है जो मुझे बंदी होने से बचाने के लिए लड़ा था। तो फिर वो उसको बोलता है कि तुम्हारा वेलकम है। कैप्टिविटी बोलते हैं किसको? बंदी होना। तो उसको वेलकम करता है वो, और वो बोलता है कि राजा के
नॉलेज में लाओ कि तुम जब जिस समय युद्ध भूमि से चले थे उस समय युद्ध की क्या स्थिति थी। लेट अस लीव इट, जब तुमने युद्ध को छोड़ा था, मतलब तुमने जब युद्ध भूमि को छोड़ा था। तो सार्जेंट रिप्लाई करता है कि अभी ये डाउटफुल है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि दोनों तरफ की सेनाओं के बीच में संघर्ष जारी है ना। और संघर्ष कैसा चल रहा है, जैसे दो तैराक होते हैं ना, जब वो पूरी तरह थक जाते हैं तो आपस में लिपट कर एक दूसरे की चालों को विफल करने की कोशिश करते हैं, है ना। उस तरह से जो है युद्ध का संघर्ष चल रहा है। तो संघर्ष चल रहा है मतलब अभी भी ये जो बोल रहा है जो अपना सार्जेंट है वो अभी बता रहा है कि युद्ध का डिसीजन जो अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है ना। याद रखना बात, पहली बात जो सार्जेंट ने बोली थी। तो मैकडोनाल्ड जो कि बहुत निर्दयी है, जिसकी दुष्टता जो है डे बाय डे बढ़ती जा रही है और वो जो स्वभाव से ही रेबल है ना, उसने क्या किया है, आयरलैंड से सेनाएं मंगाई हैं और पश्चिम से भी उसने भारी शस्त्रों से लैस अश्वरोही बुला रही है, मतलब हॉर्स राइडर्स बुला रही हैं। लेकिन कुछ भी हो, जो ब्रेव मैकबेथ है उसके सामने वे सब कायर हैं। और मैकबेथ तो जो है ना वो तो मतलब आप ये बोल सकते हो गॉडेस ऑफ ब्रेवरी जो है ना उसका बेटा है ना। वो मैंने देखा उनको कि किस तरह से वो भाग्य को उपेक्षा भरी नज़रों से देखते हुए अपनी तलवार से घुमाकर मार काट करते हुए जिस तरह से उन्होंने शत्रु के सीने तक पहुंचने का मार्ग बना लिया है, इससे सच ही कहते हैं कि वो वास्तव में वीर कहलाने के अधिकारी हैं। और वो तब तक वहाँ से नहीं हटा मैकबेथ जब तक उन्होंने शत्रु के जबड़े नहीं काट दिए, मतलब जब तक शत्रु को उसने मार काट करके हरा नहीं दिया। और उनके जो सिर हैं उन्होंने हमारे बैटल रेम्स में हमारी जो टुकड़ी है सेना की, हमारे एरिया में जब तक उसने उनके गर्दनों को काट कर नहीं बिछा दिया तब तक मैकबेथ लड़ता रहा। तो ये सारी की सारी जो लाइन्स हैं ये क्या बताती हैं कि एक तो बताती हैं कि मैकडोनाल्ड जो है वो विद्रोहियों का लीडर है, बहुत ही मर्सीलेस है, लेकिन उसके अलावा हमें बताती है कि मैकबेथ जो है वो बहुत ही क्या है, पावरफुल है। इस निर्दयी मैकडोनाल्ड के सामने भी नहीं डरा वो, और जब तक उसने सबको मार नहीं दिया तब तक उसने शांति से सांस नहीं ली। फिर डंकन इस बात को सुन के क्या बोलता है कि ओ माई ब्रेव कजिन, यू आर अ वर्दी जेंटलमैन। ये तारीफ कर रहा है किसकी, मैकबेथ की। तो फिर सार्जेंट दोबारा बोलता है कि जैसे जो सूर्य के छिपते छिपते कभी कभी क्या होता है, भयानक तूफान आता है ना, जो जहाज़ों को उड़ते हुए चला जाता है ना, और जो तूफान फिर से क्या करता है, भयंकर गर्जना करता है ना। तो उसी तरह लग रहा था कि हम लोग जो है क्या बैठेंगे, कुछ सुख से बैठेंगे, थोड़ी बहुत शांति से बैठेंगे, वहाँ पर एक के ऊपर एक तूफान आता जाता था। मतलब जब लगता था कि युद्ध जो है वो थोड़ा सा शांत होने लगा है, तब उसके बाद फिर से तूफान आने लगता था। फिर वो बोलता है कि ओ स्कॉटलैंड के स्वामी मतलब किंग डंकन, मेरी बात को ध्यान से सुनो, है ना। तो वो कहता है कि हमारे जो सैनिक हैं उनकी रग रग में वीरता का खून दौड़ रहा है ना। उन्होंने क्या किया पता है, हमारे सैनिकों ने जो सेना थी उसको ऐसा खदेड़ा कि वो मतलब बिना इधर उधर देखे भागने के लिए तैयार हो गए अपनी एडियों के बल, मतलब तेजी से, है ना। परंतु नॉर्वे के राजा ने क्या किया, अवसर देखकर क्या किया उसने, और सेनाएं बुलाई और इंसान बुलाए और पुरुष बुलाए और फिर से उसने हम पर हमला कर दिया। मतलब यहाँ पर सार्जेंट बता रहा है आगे का हाल। फिर डंकन बोलता है कि डिसमेड नॉट दिस आर कैप्टन्स मैकबेथ एंड बैंको, क्या इस पर हमारे सेनापति मैकबेथ और बैंको का खून नहीं खोला क्या, है ना। फिर सार्जेंट क्या बोलता है, बिल्कुल उनका खून जो है वो बिल्कुल खोल गया, और वैसे खोल गया जैसा बाज का खून ना किसी चिड़िया को देखकर और शेर का खून किसी खरगोश को देखकर खोलने लगता है ना, वैसे ही। तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरे राजा कि जैसे बारूद से लदी तोपें होती हैं ना, जो बारूद से लदी तोपें जो होती हैं, उस ताकत के साथ, डबल ताकत के साथ क्या किया उन्होंने, वो दुश्मनों पर टूट पड़े, है ना। कौन जाने कि वो अपने घावों से बहते गर्म खून में नहाने के लिए कूदे थे या इसे एक दूसरा गोलगोथा बनाना चाहते थे। गोलगोथा इज़ अ प्लेस वेयर इट इज़ सैड मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ वॉरियर्स डाइड, है ना। मतलब वो ऐसे अटैक करने लगे उन पर जैसे कि वो इसको दूसरा गोलगोथा बनाना चाहते थे। आई कैन नॉट टेल, मैं बता नहीं सकता आपको, बट आई एम फेंट माई गैशियस क्राई फॉर हेल्प, और मतलब मैं थक गया हूँ और मेरे शरीर के जो घाव है ना वो क्या चाहते हैं, मदद चाहते हैं, चिकित्सा की मदद चाहते हैं, मतलब मुझे डॉक्टर चाहिए। फिर डंकन बोलता है कि तुम्हारे शरीर में जो जैसे घाव है ना उन्हीं के जैसे ही तुम्हारे
शब्द भी हैं, मतलब वीरता वाले, है ना। दोनों ही जो हैं इक्वली जो हैं रेवरेंस के लायक हैं। और अपने जो अनुचर हैं, अपने जो क्या बोलते हैं, सेवक बोल सकते हो आप, उनको बोलता है कि भाई इनको सर्जन की व्यवस्था करवाओ, इनके लिए डॉक्टर की व्यवस्था करो। सार्जन चला जाता है और उसके साथ उनके अनुचर भी चले आते हैं, और इसी के साथ रॉस का प्रवेश होता है। और मैल्कम बोलता है, द वर्दी थेन ऑफ रॉस, मतलब थेन एक जो है वो पदवी होती है, आगे भी आएगा, आप ध्यान रखिएगा, है ना। लेनॉक्स बोलता है, उनकी आंखों में कैसा उतावलापन जो है दिखाई दे रहा है। अच्छा भी है ये, जो व्यक्ति कभी कभी अजीब घटनाओं की सूचना देने आता है वैसा ही होता है। मतलब लेनॉक्स की रोज की जो आंखों में जो उतावलापन दिखाई दे रहा है ना, वो उतावलापन उन लोगों में दिखाई देता है जो इस तरह की खबरें लेकर आते हैं, है ना। गॉड सेव द किंग, ये एक विश है जो हमेशा जनरली की जाती है कि ईश्वर हमारे राजा की रक्षा करे। डंकन बोलता है कि तुम कहाँ से आ रहे हो, ये वर्दी थेन। रोस बोलता है कि मैं 5 से आ रहा हूँ, जहाँ आकाश में नॉर्वे का झंडा फहरा रहा है। तो नॉर्वे के राजा ने क्या किया, दिल को हिला देने वाली एक इतनी बड़ी सेना लेकर, और धोखेबाज और गद्दार काउडर ऑफ थेन जो है ना, थेन ऑफ काउडर सॉरी, उसकी हेल्प लेके क्या किया, उसने एक घमासान युद्ध प्रारंभ कर दिया। लेकिन जो गॉडेस बेलोना है, जो युद्ध की देवी भी बोल सकते हैं, उसका जो प्रिय है, कौन है प्रिय, पता है उसका, मकबत। उस मकबत ने अपना क्या पहना, कवच पहना, और अपनी मतलब शत्रु के बीच में कूद पड़ा। और मैं क्या बताऊं कि शत्रु की तलवार से तलवार और हाथ से हाथ टकराकर इस तरह सामना किया उसने शत्रु का कि जो हमारा फो था, हमारा जो एनिमी था, वो अपनी सारी ब्रेवरी को भूल गया, और हमारी अंत में क्या हुई, विजय हुई। मतलब ये है कि नॉर्वेजियन ने और थेन ऑफ काउडर ने, जो गद्दार है, उन्होंने सबने मिलके बहुत कोशिश की हमें हराने की, परंतु विक्ट्री अंत में हमारी ही हुई। डंकन बोलता है, वाओ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है। फिर रोस बोलता है वापस से, अब इसी कारण नॉर्वे का राजा स्वैनो संधि के लिए हमसे प्रे कर रहा है, लेकिन हम उसके साथियों की जो डेड बॉडीज़ हैं उनको हम तब तक बैरी नहीं करने देंगे जब तक वह सेंट कॉम्स इंच पर $10,000 हमारे बीच ना बांट दे। मतलब ये है कि युद्ध का हार जाना के रूप में हमें वो इस जगह पर $10,000 हमें ना दे दे। जनरली ऐसा होता था कि हारने वाला पक्ष जो होता था वो संधि की पेशकश करता था, तो संधि जीतने वाला पक्ष जो है वो संधि करने के लिए कुछ शर्तें रखता था। तो शर्तें क्या थी यहाँ पे, $10,000। डंकन बोलता है कि उस थेन ऑफ काउडर को, जिसको मैं अपना मतलब फ्रेंड समझता था, अब वो मुझे और धोखे में नहीं रख सकता था। जाओ उसके लिए तुम घोषणा कर दो कि उसको सजाए मौत दी जाएगी, और मकबत को उसका टाइटल देकर सम्मानित करो। मतलब किसका टाइटल देकर, थेन ऑफ काउडर का। तो रोस बोलता है कि ऐसा ही होगा स्वामी। डंकन फिर बोलता है कि जो थेन ऑफ काउडर ने खोया है ना, वो मकबत ने पा लिया है, और वो चला जाता है वहाँ से। तो क्या मतलब हुआ इसका कि थेन ऑफ काउडर ने अपनी गद्दारी के कारण अपना पद खो दिया, और उस पद को किसने पा लिया है, मकबत ने पा लिया है। इसी के साथ हमारा सेकंड सीन खत्म होता है और थर्ड सीन शुरू होता है। और एक उजाड़ स्थान है फॉरेस्ट के पास, जंगल के पास, उसके फॉरेस्ट नाम है जंगल का। और जैसा उन्होंने कहा था कि हम उजाड़ में मिलेंगे, तो बिजली चमकती है, उसमें 3 विचेस प्रवेश करती हैं। पहली विच बोलती है कि वेयर वर यू, तुम कहाँ थी। सेकंड विच बोलती है कि मैं सुअर को मार रही थी। तीसरी विच बोलती है कि तुम कहाँ थी। फर्स्ट विच बोलती है कि मैं एक सेलर की वाइफ जो कि चेस्टनट खा रही थी, अखरोट खा रही थी, उसकी गोदी में थे, चबाई जा रही थी वो। और मैंने उसको कहा कि मुझे भी दे दो, तो उसने कहा कि भाग जाओ चुड़ैल, है ना। और तो वो फिर क्या बोली कि उसका जो हस्बैंड है वो अलेप्पो में गया हुआ है, वो टाइगर नाम के एक जहाज़ का मालिक है, और मतलब कुल मिला के उसने उसको अखरोट नहीं दिए भागने को कहा। तो फिर वो बोलती है कि मैं किसी एक छलनी में, सी छलनी होती है, मैं बैठकर वहाँ जाऊँगी और वहाँ पर एक
चूहे का रूप बना लूँगी जो कि बिना पूँछ वाला होगा, और वहाँ जाकर मैं I'll do मैं कुछ करूँगी, मैं कुछ तो करूँगी, मतलब श्योर नहीं है कि मैं क्या करूँगी, पर मैं वहाँ जाऊँगी बिकॉज मुझे उसने जो कहा मुझे अच्छा नहीं लगा। सेकंड विश बोलती है कि मैं तुम्हें हवा दूंगी। फर्स्ट विश बोलती है कि तुम बहुत ही काइंड हो। थर्ड विश बोलती है कि मैं भी तुम्हें एक दूसरी हवा दूंगी। फर्स्ट विश बोलती है तो वो बोलती है कि मेरे पास बाकी सभी हवाएं हैं, और जो सेलर्स का जो कंपास होता है वो जो दिशा दिखाता है और उस दिशा के अकॉर्डिंग ही जहाज़ बहता है। और मैं वो बोल रहा है, फिर वो बोलती है कि मैं उसके शरीर, मतलब जहाँ उसका पति रहता है एलेपो में, जो कि टाइगर नाम के जहाज़ का मालिक है, मैं उसके शरीर के सारे खून को चूस कर ना घास की तरह सुखा दूंगी उसको, और वो ना कभी दिन में सो पाएगा ना कभी रात में सो पाएगा, है ना। और मैं उसको 9 × 9 मतलब 81 वीक्स तक वो एक ऐसे जादू में बन जाएगा कि बिल्कुल सूख कर वो एक दिन मिट जाएगा, है ना। हालांकि मैं उसके जहाज़ को डुबा सकती थी, परंतु मैंने डुबाया नहीं, क्योंकि वो तूफान के थपेड़े खाता हुआ खुद ही इधर उधर होकर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और देखो मेरे पास क्या है, मतलब ये जो बातें हैं, क्योंकि ये विचेस कर रही है, तो दिस डिस्कशन इज इंटेंडेड नॉट टू बी अंडरस्टूड बाय ह्यूमन बीइंग्स, इसलिए हमें थोड़ा सा अजीब लगेगा कि ये किस तरह की बातें हो रही हैं फालतू की। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड विश बोलती है दिखाओ मुझे दिखाओ। फर्स्ट विश बोलती है कि हियर आई हैव पायलट थंब, मेरे पास एक पायलट का, एक सेलर का थंब है। रैकेट एज होमवर्ड ही डिड कम, जब वो अपने घर की तरफ आ रहा था तो डूब गया था ना, तो मैंने उसका अंगूठा ले लिया। तो ड्रम्स की आवाज़ आती है। तीसरी विश बोलती है कि ये देखो ड्रम की आवाज़ आ रही है, ढोल बजने की आवाज़ आ रही है, लगता है मकबत आ रहा है। सारी की सारी चुड़ैलें मिलके बोलती हैं कि हमारी सब चुड़ैल बहनों हाथ में हाथ पकड़ के जो है आपस में मिलकर हम चारों तरफ नाचते हैं। 3 बार तुम, 3 बार मैं और 3 बार सब, इस तरह से 9 बार हम चक्कर बनाएंगे और एकदम शांत। अब जादू का चक्कर क्या हो गया है, पूरा हो गया है। और इसी के साथ मकबत और बैंको जो है वो प्रवेश करते हैं। तो बाकी बातें करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इसको हम बहुत फास्ट पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम समरी नहीं पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ। हाँ, थोड़ा फास्ट है, बट आई होप यू विल बी एबल टू एडजस्ट। थैंक यू।